मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे बच्चे, आज हम परसेंटेज में आगे बढ़ेंगे और कुछ बढ़िया सवालों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। देखिए यार, इस प्रैक्टिस का फ़ायदा एक ही है कि हम पेपर में सवालों को कैसे अप्रोच करें, ये सारा मैटर है। देखिए, हमको सवाल निकालने आते हैं, इसमें तो किसी भाई को कोई दिक्कत है ही नहीं। लड़ाई ये है कि हम पेपर में क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करें, मैटर ये करता है और कुछ है ही नहीं। देखिए जी, पहला सवाल है, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है और दूसरी संख्या तीसरी का संख्या का अनुपात इतना है। देखो मेरे बच्चे, तीन संख्या है, पहली, दूसरी, तीसरी। मैं सवाल समझा भी रहा हूं ताकि आप बढ़िया से कर पाए। कहता है पहली संख्या तीसरी से 20% कम है। 20% का मतलब 1/5, यानी तीसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या 1 का मतलब 4 है, और दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है। ये जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, ये 7:10 है। देखिए मेरे भाई, ये दोनों ही तीसरी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 से यहां गुना, 2 से यहां, तो ये आया 8, ये आया 7, ये आया 10। अब कहता है तो पहली और तीसरी संख्या की औसत संख्या से, औसत दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है। तो कहता है तो देन फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। तो पहले और तीसरे नंबर का एवरेज ले लो। तो 10 और 8 18 का आधा 9, भाई एवरेज में जोड़ के आधा करेंगे, 2 नंबर है तो 2 से भाग। कहता है इनका जो औसत है वो सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 ज्यादा है। 7 पे तो 100 पे कितना, तो आंसर आता 28 सही 4/7%। देखिए मेरे बच्चे, ए नंबर इज डिक्रीज बाई 20% टू गेट अनदर नंबर। एक संख्या को 20% घटाया जाता है ताकि एक अन्य संख्या प्राप्त हो सके। फिर उस प्राप्त संख्या को 200% बढ़ाया जाता है ताकि तीसरी संख्या प्राप्त हो जाए। आओ भाई, कह रहे एक संख्या को 20% घटाया जाता है, ये कोई ओरिजिनल नंबर होगा, इसे 20% घटाया गया तो ओरिजिनल नंबर 5 है, तो 20% घटाओगे तो नया नंबर जो बनेगा वो 4 बनेगा। भाई 20% घटाने यानी 1/5, 5 से 4 हो गया। फिर कहता है जी, जो नया नंबर आपको मिला इसको 200% बढ़ाया, तो 200% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 2/1, यानी ये 1 है तो 2 बढ़ा के कितना किया, 3 किया। ये बात भी सही है, यानी इसी में जो हमने नए नंबर में फिर से चेंज करके एक और नया नंबर बनाया वो 200% बढ़ाया जाता है ताकि तीसरी संख्या प्राप्त हो सके। तीसरी संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर, तीसरी संख्या यानी ये और मूल संख्या के बीच अंतर दूसरे और तीसरी संख्या के बीच के अंतर से कितने परसेंट अधिक या कम है। तो देखो यार, सिंपल रेशियो सेट करेंगे तो भैया इसे 4 से गुना कर दोगे तो ये मामला सेट हो जाएगा। यानी पहला नंबर 5 होगा तो ओरिजिनल 5 था तो दूसरे वाला नंबर 4 होगा तो ये वाला होगा 12। जो समझदार बच्चे हैं वो डायरेक्ट ही 4 का 200% लेते हैं, 8 जोड़ के 12 कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है सवाल में आते हैं, तो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर। तो तीसरे नंबर और ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस कितना है, 7। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर। तो सेकंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस कितना हुआ, 8 से कितना कम या ज्यादा है, कितना कम या ज्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 कम है, किससे, 8 से, तो 100 पे कितना है, तो 100 पे मेरे भाई कितना, तो हम कहेंगे 12.5% की कमी है, कमी है, कमी है ना। तो मेरे बच्चे, हमारा ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। कहते हैं यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है। कहता है जी, एक सैम है और एक पीटर है। द मार्क्स ऑब्टेन बाई सैम आर 19% लेस देन ऑफ पीटर। तो यानी पीटर के अगर 100 नंबर है तो इसके 19 कम है, मतलब 81। देन द मार्क्स ऑब्टेन बाई पीटर आर हाउ मच परसेंटेज मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन बाई सैम। तो कह रहा है कि बताओ
कि भैया तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने परसेंट अधिक है, तो भैया ये 19 ज्यादा है 81 पे, तो 100 पे कितना। देखो यार एक बात तो तय है कि अगर यहां मेरे बच्चे, अगर मैं कैलकुलेशन करूं, अब देखना मेरे बच्चे थोड़ी सी समझदारी से काम खेलोगे तो समझ पाओगे। मैं 19/81 को कैसे तोड़ू, तो मुझे एक बात तो पता है कि ये 9 से भाग जाता है, तो मैं इसे 18/81 मन ही मन में तोड़ लूंगा, जमा में 1/81। तो मेरे बच्चे 9 दूनी 18, 9 नी 81, तो ये आया 2/9। 1/9 होता है मेरे बच्चे 11 सही 1/9%, यानी 11.11%। 2/9 हो जाएगा मेरे बच्चे 22.22%। और 1/81 कितना होगा वो अलग से, आराम से शांति से सुनना। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि 1/100 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1/100 1% होगा। 1/50 कितना होगा सर, सर ये 2% होगा। तो ये 50 और 100 के बीच में, तो यानी आंसर एक से तो बड़ा ही आना है, ये तो तय है। तो एक से बड़ी वैल्यू जोड़ूंगा तो यानी 23.22 से तो हर हाल में बड़ा आएगा। 23.22 से तो हर हाल में बड़ा आएगा। मैं ऑप्शन से चेक करता हूं मेरी खोज कहां तक पहुंची। 23.2 से बड़ा, ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, यही बड़ा है। आप कहें ये भी बड़ा, नहीं मेरे भाई ये बड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत दूर है। इतना बड़ा भी नहीं होना कि खजूर हो जाए, है समझ रहे हो मेरी बात को। तो मेरा आंसर डी। हमें यहां कोशिश करके ये सीखना कि पेपर में चीजों को कैसे ब्रेक करें। अगर आप आज भी इस गलत फहमी में हैं कि सर 18/81 करने में हमें समय लग रहा है, तो आप मूर्ख है, क्योंकि 81 9 से भाग होता है, पता चल जाता है। 19 से छोटा नंबर जो 9 से भाग हो रहा है 18, वहां से टूट के चीजें समझ में आती सीधी सीधी। आपको ये जोड़ के लिखने की जरूरत नहीं, ये मेरा काम है समझाने का, है ना। आपको इतना देर नहीं लगेगी। देखिए मेरे बच्चे, तरुण ओन ए प्लॉट ऑफ लैंड हैविंग एन एरिया वाज 10% मोर देन एरिया प्लॉट बाय बशव। कहता है तरुण के पास जो एरिया है वो बसव के एरिया से 10% ज्यादा है। 10% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 1/10, यानी बसव के पास 10 है तो तरुण के पास 1 ज्यादा 11। हाँ जी। while the area of the plot of land owned by नकुल was 40% more than the area of the plot owned by तरुण। जबकि नकुल के पास जो एरिया है वो तरुण से 40% ज्यादा है। नहीं, while the area of the plot of the land owned by नकुल was 40% more than the area of the plot by तरुण। तो 40% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 2/5, यानी तरुण के पास 5 है तो 2 ज्यादा, मतलब कितना हुआ 7। आइए मेरे बच्चे, तो इधर मेरे बच्चे 11 से इक्वल करना है, इधर 5 है तो बराबर हो जाएगा। इधर 5 से, इधर 11 से, तो यह आया 55, यह आया 50 और यह आया 77। अब कहानी आगे लेकर चलते हैं। क्या? अब सवाल में कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द प्लॉट ओन्ड बाय नकुल वाज दिस, कहता है 77 यूनिट की वैल्यू 2695। तो बताओ भाई बसव द्वारा प्लॉट की मतलब वैल्यू क्या है, तो ये है मेरे बच्चे 50 यूनिट। तो उन्हें 77 यूनिट इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 50 यूनिट की वैल्यू बतानी आपने क्या होगी, ये मेरा सवाल है और कुछ है ही नहीं। देखिए मेरे बच्चे, जैसे मैंने इस कैलकुलेशन को देखा तो मेरे दिमाग की खोपड़ी एक तरीके से तो खुली कि यार यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, ये एक ही जीरो है और जीरो 77 से काटना नहीं है। तो यानी ये तो तय है कि आंसर में आखिर में एक ही जीरो आएगी, एक ही जीरो आएगी। यहाँ 2 जीरो इसलिए काट दिया। दूसरी बात, अब क्या किया जाए मेरे बच्चे? अब सर हमको ये करना पड़ेगा यहाँ कि देखो यार एक बात तय है कि 50 जो होता है वो 25 गुना 5 ना 2 होता है। तो यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 25 का मल्टीपल होगा। वैसे 125 का ही मल्टीपल होना है क्योंकि यहाँ पे भी 5 मौजूद है, लेकिन ऑप्शन 25 से भी टूट रहे हैं। 25 की डिविजिबिलिटी का नियम है आखिरी 2 डिजिट। तो भैया 50 भाग हो रहा है जी, हाँ हो रही है, तो आंसर हो सकता है। 40 होता है, नहीं होता। 80 होता है भाग 25 से, नहीं। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन ए मेरा यहाँ राइट आंसर है। समझे कि नहीं? देखिए मेरे बच्चे सवाल पे कहता है सोनम इज ए कैब ड्राइवर। सोनम जो है मेरे प्यारे बच्चों एक कैब ड्राइवर है हु प्लाइज विद इन ए सिटी।
जो शहर के अंदर ही टैक्सी चलाती है। मंगलवार को उसने जितने किलोमीटर ड्राइव किए हुए उससे एक दिन पहले ड्राइव किए गए किलोमीटर की संख्या से 12.5% कम था। सवाल में कह रहा है मंगलवार को जो उसने ड्राइव किया है उससे एक दिन पहले ड्राइव किए गए किलोमीटर की संख्या 12.5% कम था, यानी 1/8। मतलब पहले अगर 8 किलोमीटर चला था तो अब एक कम यानी 7, यानी ये सोमवार हो गया। आपने कहा जी ठीक है। दूसरी ओर बुधवार को उसने जितने किलोमीटर ड्राइव किए हुए मंगलवार को उसके द्वारा ड्राइव किए गए किलोमीटर की संख्या से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी मंगलवार को 5 चले हैं तो बुधवार को 1 फालतू 6 चले। अब यहां पे हमें मेरे बच्चे इनके रेशियो को सेट कर लेना चाहिए। तो रेशियो को सेट करेंगे 5 8 40, 7 5 35 और मेरे बच्चे 7 6 42। ये आ गया मेरे बाबू रेशियो। अब सवाल में ये कह रहा है ड्राइव किए हुए यदि सोनम बुधवार को कुल 336 किलोमीटर ड्राइव किया था तो उसने सोमवार को कितने किलोमीटर चला था। कह रहा है जी 42 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 336 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। तो कह रहा है सोमवार को कितना चला था, तो मेरे बच्चे 40 यूनिट। देखो यार ये तो तय है कि ये जो जीरो है ये तो खत्म होने का नहीं 42 से किसी भी हालत में, है ना। जीरो तो रह ही जाएगा। आप कहें कैसे रह जाएगा सर, भाई ना भी रहता तो 5, भाई जीरो का मतलब होता है 5 गुना 2, 2 वाला फैक्टर कट भी जाएगा तो 5 वाला फैक्टर तो हमारा रहेगा ही रहेगा। आपने कहा हाँ, अगर 5 वाला फैक्टर मोटा मोटा रहेगा, आप इतनी बात भी समझ रहे हैं, तो 318 और 324 तो मेरे आंसर नहीं होंगे। पहले आराम से इस बात को समझो। अब दूसरी लड़ाई यहां बड़ी साफ है क्या कि यार ये जो है ना ये 21 गुना 2 है। अगर ये 21 गुना 2 भी है ना तो इस 40 के अंदर ही मेरे बच्चे 8 मौजूद है, तो 2 से काट भी देंगे तो 4 रह जाएगा, यानी इवन नंबर बचा रह जाएगा। साथ में 5 भी बचा हुआ है, तो इसका मतलब हर हाल में आखिरी अंक 0 आना ही आना चाहिए। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। आइए मेरे भाई सवाल को देखिए। कहता रवि, ओ रवि इनिशियली हैड ए सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट विद ना वाइल, माफ करना चॉकलेट का कोमा, वाइल भानु इनिशियली हैड 80% ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट दैट रवि इनिशियली हैड। कहता भाई भानु के पास रवि के पास जितनी चॉकलेट थी उसका 80% थी। 2 लोग हैं, एक रवि है एक भानु है। आओ भाई, कहता है जबकि भानु के पास रवि के पास जितनी चॉकलेट थी उसका 80% हिस्सा था। 80% की फ्रैक्शन 4/5, यानी रवि के पास 5 थी तो भानु के पास थी मेरे भाई 4। इसको हम परसेंटेज ले लेते हैं 400 500। ऐसा क्यों मान लिया, क्योंकि मुझे आगे परसेंटेज दिख रही कैलकुलेट करने की। कहता है रवि ने अपनी 10% चॉकलेट अपनी बहन को दे दी, तो 500 का 10% 50 चॉकलेट इसने अपनी बहन को दे दी। जबकि भानु को अपने चाचा से अपनी आरंभिक चॉकलेट का 35% चॉकलेट मिली। तो 400 तो थी उसके पास, 400 का 35% निकालोगे तो बड़ा आसान है, 400 गुना 35, 35 चौको होता है 140। तो 140 चॉकलेट इसे अपने चाचा से मिल गई। तो इसका मतलब कुल मिला के भानु के पास कितनी चॉकलेट थी, 4 और 1 540, यानी 540 चॉकलेट मेरे बच्चे भानु के पास थी। लेकिन कहता है अंत में भानु के पास बची हैं 54, तो 540 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 54 को, तो साफ दिखाई दे रहा है कि 1 यूनिट की वैल्यू 1/10 है, तो 50 यूनिट की वैल्यू 1/10 गुना 5, तो इसका मतलब 5 चॉकलेट थी। हाँ है ना। तो रवि ने अपनी बहन को कितनी चॉकलेट दी मेरे बच्चे, 5 चॉकलेट दी। ये CHSL का क्वेश्चन है। देखिए बाबू इस सवाल में कह रहा कुल टॉफियों में से 1/10 बर्बाद हो गई। ये नंबर ऑफ टॉफियां थी तो इसका 1/10 डैमेज हो गई। इसमें से ऐसे करके एक आदमी था जिसको N का 35% टॉफियां मिली, 35% टॉफियां मिली। और एक और आदमी होगा, नहीं N को रहने दो, N की जगह T रख लो कोई टॉफियों की संख्या, क्योंकि N तो नाम दे रखा है। शेष का 35% S को दिया जाता है और कुल का 1/8 N को दिया जाता है। फिर एक और आदमी था N, इसे टोटल टॉफियों का 1/8 टॉफी दी गई। यदि N के पास मौजूद टॉफियां बर्बाद हुई टॉफियों से 10 अधिक है, कहता है उसके पास जो टॉफियां बची वो जितनी बर्बाद हुई थी उससे 10 ज्यादा है, तो S को कितनी टॉफियां दी गई थी।
तो कह रहा है एस को टॉफियां कितनी दी गई थी, ये वाली वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों जितनी भी टॉफियां दी गई होंगी उसका 35% है। 35 का मतलब 5 गुना 7। अब आप जानते हैं परसेंट में बटे जीरो आना है तो 5 तो कट जाएगा लेकिन 7 नहीं कटेगा। यानी एस को जितनी भी टॉफियां दी गई होंगी वो हर हाल में 7 का मल्टीपल होनी चाहिए। अब 7 एकम 7, 7 ऑटो 56, ये भाग नहीं जा रहा, ये भाग नहीं जा रहा, 7 एकम 7, 6, 65 नहीं भाग। तो मेरे बच्चे 7 से ऑप्शन ए ही भाग जा रहा। करना पड़े तो देखो यार करें क्या है इसमें, तो कहानी घुमानी पड़ेगी बाबू। 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20, है ना, 1/8 यानी ये 8 ये हो गया और 10 ये हो गया। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि यहां पे आप क्या करो कि इनका प्रोडक्ट ले लो, 8 दूनी 16 यानी टॉफियों की संख्या ले लो 1600 अगर डिटेल करना हो तो। फिर आप ये देखो कि यार 1600 का 1/10 कितना हो गया 160, तो 1600 में से 160 गया, बचा कितना 1440। तो कह रहा है 1440 यानी जो शेष बचा उसका 35%। तो मेरे भाई 1440 का 35%, अच्छा इसकी भी जरूरत ही नहीं है हमें, अच्छा निकालना तो यही यहाँ 35%। 35% का मतलब 7/20। तो देखो यार 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, 504 टॉफियां इसको चलेगी। और कह रहा था टोटल का 1/8, 1/8 1600 का 1/8 यानी 200 टॉफियां इसे चलेगी। फिर कह रहा था इसे जो टॉफियां गई है एन को और जो खराब हुई उससे इसे कितनी ज्यादा है इसके पास टॉफियां 40 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कह रहा था बर्बाद हुई टॉफियों से 10 अधिक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10/40, तो 1/4, 1 यूनिट की वैल्यू 1/4, तो 1600 यूनिट की वैल्यू कितनी 1600 गुना 1/4, 4 से काटेंगे तो 400, नहीं हमें टोटल चाहिए नहीं ना, हमें तो ये चाहिए। तो 504 का 1/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 6 24। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 126। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, अब आ जाओ मेरे बच्चे टाइप 4 पे। टाइप 4 में इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल नहीं, वो जो कंजप्शन सेम करने वाले थे। कहता है यदि कीमत में 25% की कमी की जाती है तो खर्च समान रखने के लिए उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो कीमत 25% घट गई तो खर्चा 100 से 75 हो गया, हमें करना 100 ही है, तो कितने का इंक्रीज 25 का, तो 25 का इंक्रीज 75 पे यानी 1 का इंक्रीज 3 पे यानी 33 सही 1/3%। मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। कहता है यदि नमक की कीमत में 20% की कमी होती है तो खर्च समान रखने के लिए उपभोग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो 100 से खर्चा हो गया 80, करना है 100 तो कितने का इंप्रूवमेंट 20 का, तो 20 से कम 20, 20 चौक 80, 1/4, 1/4 का मतलब है 25%, तो उसके खर्च में 25% का इंक्रीज हमें करना होगा। आइए, कहते हैं यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो मतलब मेरे बच्चे खर्चा 100 से हो रहा है 107, तो कहता है खर्चा समान बनाए रखने के लिए कितने परसेंट की कमी करनी होगी उपभोग में। तो भैया 7 की कमी 107 पे, अब यहां फंसोगे, 7 की कमी 107 पे तो 100 पे कितनी। अब समस्या ये राजा कि टूटेगा नहीं यानी कटना तो है नहीं, तो क्या किया जाए, तो भैया 700 को 107 से भाग दिया जाए यानी 700/107। अब हल्का हल्का सा दिमाग दौड़ाना होगा। देखो यार समझो अगर यहां 100 होता तब तो 700 पे जाता, 100 से कम यानी 6 पे, 6 के नजदीक आंसर होगा। तो ये 6 के नजदीक नहीं है, ये 6 के नजदीक नहीं है, ये 6 के नजदीक है। लेकिन एक बात तो तय है कि 6 से गुना भी करूंगा तो 642 आ जाएगा, यानी 642 से बड़ा, तो 6 से बड़ा आंसर चाहिए, ये छोटा है। तो मेरे बच्चे केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए राइट आंसर। कहता है यदि पेट्रोल की कीमत 28% की वृद्धि होती तो पेट्रोल पर खर्च समान बना रहने तो कितने परसेंट की कमी रहनी करनी चाहिए। तो देखो यार पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई तो 100 से 128 हो गया, तो कमी कितने की हो गई 28 की कमी करनी है। 28 की कमी 128 पे तो 100 पे कितना, देखो भाई 4 7 28, 4 3 12, 4 2 8, 7/32 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा, 700/32। अब हमें ये देखना है कि यार 7/32 के नजदीक कैसे सेटिंग बैठाई जाए कि हमारा आंसर आए। अब देखो मेरे बच्चे कहानी ये है कि अगर दिमाग दौड़ाया करूं मन में, अगर 7/35 लिख लूं और 7/28 लिख लूं
तो अगर 28 होता तब तो ये 25 आ जाता। माफ करना भाई, 1/4 आता तो 25%, और 35 लेते तो 1/5 यानी 20%। यानी मेरा आंसर हर हाल में, क्योंकि 28 और 35 के बीच में है, तो 25 और 20 के बीच में होना है। तो 25 से बड़ा नहीं होगा और 20 से छोटा नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन तो मेरे बच्चे कट गए। अब है बी और सी में से छटनी करना। अब खेल को कैसे सेट किया जाए कि 7/32 को, देखिए यार, हर एक का अलग अलग दिमाग होगा, अलग अलग तरीके से चीजों पे सोचेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 7/32 को मैं 8/32 -1/32 लिख दूं, कोई गुनाह तो नहीं है? आप कहेंगे ना ना कोई दिक्कत नहीं। 8/32 1/4, 1/4 मतलब मेरे बच्चे 25%। हाँ जी। और 1/32 को अगर मैं 1/33 लिख लूं तो कोई बहुत मोटा फर्क नहीं है। आप कहेंगे कोई फर्क नहीं है, 1/32 1/33, 1/33 का जो रहता है वो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग रहता है, 3 3। तो यानी मैं 25 में से 3 घटाऊंगा तो यानी 22 से छोटा आंसर चाहिए। तो 22 से छोटा चाहिए, तो 22 से छोटा मेरे बच्चे ये, यानी नजदीक भी हो लेकिन 22 से छोटा भी हो, तो मेरे बच्चे 21.88 मेरा राइट आंसर है। देखिए यार, कह रहा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की प्रति लीटर कीमत में 65% की वृद्धि होती है। भाई 65% की वृद्धि हो रही, माने 100 से कोई चीज 165 हो रही है। अब आपको कमी करनी है वापसी 65 की, तो मेरे प्यारे बच्चों 65 की कमी करनी है 165 पे, तो 100 पे कितना? अब कैसे सोल्व करें? 5 13 65, 5 3 15, 5 3 15, 13/33। अब सारा खेल है 13/33। अब 1/33 का जो फार्मूला हो रहता है, अच्छा 1/30 का था 3.33, 1/33 का हो जाएगा लगभग 3। इस वाले सवाल में ये लगभग 1/33 जो होता है वो 3 पे ही जाके बैठेगा, यानी लगभग 3 बैठेगा, है ना? लगभग 3 से थोड़ा ही बड़ा बैठेगा। ये बैठता है 3.03 के आसपास, लगभग लगभग इतना बैठता है ना? तो ये गड़बड़ था हमारा यहाँ जी। अब मेरे बच्चों ये बात तो हम समझ रहे हैं कि 1/33 जो रहता है 33 3 99, यानी लगभग 3 के बराबर होता है। अगर इसे बनाओगे तो 33.03 के आसपास बैठेगा। 13 से गुना करेंगे, 13 39, मतलब 39.39। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। भाई ये समझते हैं ना? ये वाली बात समझ रहे हैं ना सब? 1/33 अगर आप इसे परसेंटेज में बनाएंगे तो गुना 100 करेंगे तो आएगा 100/33 है। अब भाग देंगे इसे, अब इसको जब भाग दोगे ना तो ये 3 मतलब 33 3 99, 3 सही 1/33 आ जाएगा। तो यानी इसका डेसिमल जो कन्वर्जन करोगे ना तो 3.03 ही आएगा मेरे राजा। तो इस बात को ध्यान भी रखना आगे के लिए। देखिए मेरे बच्चे, कहता कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण कंपनी में उत्पादन 35% घट जाता है। कहता कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण कंपनी में उत्पादन 35% घट जाता है। 100 से 35 घट के मेरे भाई कितना हो गया? 65। अब कह रहा है मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? तो मेरे बच्चे 35 बढ़ाया जाना चाहिए 65 पे, तो 100 पे कितना? 5 7 35, 5 13 65। अब आप जानते हैं 1/13 होता है कितना? 7 सही 9/13%। तो 7 तो 7 तो 49, तो एक हो गया, 7 नहीं 63 करेंगे तो 5 लगभग, और 49 और 5 54 के आसपास आंसर आना चाहिए। और 54 से छोटा रहेगा, तो 54 से छोटा यही है। आप समझ गए ना भाई? 7 से यहां गुना करूंगा तो 7 नहीं 63/13, और 13 5 65, 5 पे पूरा चला जाता है, तो 5 से तो कम ही है, नहीं 54 से कम रहेगा। यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि होती है, यानी कीमत 100 से 181 हो गई,
तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी करनी होगी? तो भाई 81 की कमी करनी होगी। किस पे? 181 पे। तो 100 पे कितना? हाँ जी। तो देखो यार, ये डाटा हमें खंगालना है। अब इसको करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसे डिटेल उड़ा लें। कैसे? कि भाई 8100 बटे 181। अब आप कहोगे सर डिटेल ही कराना है तो आपसे क्यों पढ़ेंगे हम? तो देखो यार, कहानी को समझना है। मुझे बताना है 81 बटे 181 का। समस्या ये है कि ना तो ये भाग हो रहा है ना ये भाग हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही चेंज करूंगा। 81 बटे 181 और 80 बटे 180 कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि फर्क नहीं आएगा, आंसर में फर्क आएगा। कैलकुलेशन की एक दिन क्लास लेके इस कहानी को भी समझाऊंगा। इससे आंसर की वैल्यू तो डाउन आएगी, लेकिन पॉइंटों में बहुत थोड़ी सी वैल्यू डाउन आएगी, ना के बराबर वैल्यू डाउन आएगी। मैंने 81 को 80 लिख लिया, 181 को 180 लिख लिया, तो बहुत मोटा फर्क नहीं पड़ेगा, विश्वास मानिए। अगर मैं इसे सेटल करूं तो 0 से 0, 2 चौक 8 और 2 नीम 18। तो ये आया मेरे बच्चे 4/9। 1/9 होता है 11 से 1/9, तो 4/9 हो जाएगा 44 सही 4/9%। तो आंसर आएगा 44 सही 4/9%। यानी इसका जो आंसर होगा ना, वो 44.4444% के थोड़ा सा ज्यादा होगा। आप कहें क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू जो आती है ना, ये कम हो जाती है इससे, ओरिजिनल से कम होती है, तो ओरिजिनल वैल्यू इससे थोड़ी बड़ी होती है। देखिए, ये थोड़ा सा एक रेफरेंस है, एक कैलकुलेशन का टाइप है, जहां हम ऊपर और नीचे से सेम चीज घटाते हैं तो क्या रहता है, तो उसको वक्त आने पे समझा दूंगा। तो इसका आंसर 44.44% के कहीं नजदीक भिड़ेगा। देखो यार, ये नजदीक नहीं है, ये नजदीक नहीं है, 44 के भी नजदीक नहीं है, ये नजदीक नहीं है, तो केवल और केवल डी ऑप्शन नजदीक है मेरा। नहीं तो मेरे राजा फिर डिटेल है वो करना ही होगा। कहता है एक ठेकेदार अपने कर्मचारियों के भुगतान में कोई बदलाव किए बिना उनके लिए एक सप्ताह का कार्य 48 घंटे से घटाकर 36 घंटे कर दे रहा है। यानी 48 घंटे से घटाकर 36 घंटे कर दे रहा है। तो प्रति घंटे की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? प्रति घंटे की दर में कितने % की वृद्धि हुई? तो मेरे बच्चे, अगर ड्यूरेशन हम घटाएंगे, अगर हम ड्यूरेशन घटाएंगे तो वेजेस उल्टी हो जाती है। तो 48 से 36 कितने की कमी? 12 की। तब हमें 12 की इंक्रीज करना पड़ेगा 36 पे। तो 1/3, 1/3 माने 33 ही 1/3%। यानी हमें इतने % का इंक्रीज करना होगा। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए तो दोबारा समझाता हूं। कहना वो ये चाह रहा है यहाँ पे, या कहना क्या चाह रहा है वो बात बताता हूं। सवाल में कह रहा है कि भाई पहले एक मजदूर 48 घंटे काम करता था, अब वही मजदूर 36 घंटे काम कर रहा है। इसका अगर मैं रेशियो ले लूं तो 12 चौक 48, 12 तिये 36। यानी पहले अगर वो 4 घंटे काम करता था तो अब वो 3 घंटे काम करेगा। लेकिन कहता था मजदूरी उतनी है जितनी उसकी पहले थी। कहता है कॉन्ट्रैक्टर रिड्यूसेस द वर्किंग टाइम ऑफ ए वीक मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 48 आवर्स टू 36 आवर्स फॉर हिज वर्कर्स विदाउट चेंजिंग द पेमेंट। कहता है उसकी जो सैलरी है वो चेंज नहीं कर रहे हैं, पेमेंट चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से कोई भी ऐसी पेमेंट मान लो जो 4 3 दोनों से भाग हो जाए तो 12। तो अगर 4 घंटे में 12 कमा रहा था तो 1 घंटे में 3, 3 घंटे में 12 कमा रहा था तो 1 घंटे में 4। तो इसका मतलब पेमेंट 3 से 4 होगी तो कितने का इंप्रूवमेंट? 1 का। 1 का इंप्रूवमेंट 3 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 33 से 1/3%। ये मेरा राइट आंसर है। ये मेरे पीछे सवाल है, कहता प्याज की कीमत 60 से 75 हो गई। तो 60 से 75 हुई है तो कीमत कितनी बढ़ गई? 15। तो कह रहा खर्चा उतना ही रखना है, तो खपत में क्या करें? 15 की कमी करनी पड़ेगी। तो भैया 15 की कमी करनी पड़ेगी 75 पे, तो 100 पे कितना? तो जवाब होगा 15 कम 15, 15 75, 1/5 यानी 20%। हाँ जी। कहता है यदि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो चावल की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि चावल पर होने वाला खर्चा 40% कम हो जाए? कहता है कीमत में 25% की वृद्धि हुई, यानी 100 से खर्चा 125 हो रहा है। कहता है खपत में कितनी कमी करें कि चावल पर होने वाला खर्चा 40% घट जाए? तो भैया 100 से 40 घटाना है तो करना कितना है? 60। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात भाई।
कह रहा है प्राइस तो 25% इंक्रीज हुआ, माफ करिए, लेकिन जो खर्चा है वो 40% घटाना है। तो 125 से 60 पे लाना है मेरे बच्चे, तो कितने की कमी? 65 की। तो 65 की कमी करनी पड़ेगी हमें 125 में। 13/25, 1/25 4%, 13/25 52%। देखिए भाई, यदि चावल की कीमत 24% कम हो जाती है तो आलोक 2500 रुपए में 10 किलो अधिक चावल खरीद सकता है। प्रति किलो चावल की घटी हुई दर ज्ञात करिए, यानी नया प्राइस बताना है। तो मेरे बच्चे, जब हमें घटी हुई कीमत बतानी है, नई कीमत, तो हम सीधा ये कि भाई 2500 रुपए उसके पास पहले से थे, अब कीमत 24% घट गई, तो 24% घट गई तो मेरे बच्चे अब कीमत हो गई इतनी, 25 24 600, यानी 600 रुपए उसके पास बच जाने चाहिए थे, इतने की बचत होनी चाहिए थी। लेकिन कह रहा है इसी बचत की वजह से 10 किलो चीज फालतू खरीद रहा है। तो इसका मतलब 60 किलो रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से अब वो नई चीज खरीद रहा है, यानी 24% रेट घटा तो इस हिसाब से 600 रुपए उसके पास बचत हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो बचत नहीं हुई, 10 किलो उसकी जगह ज्यादा खरीद ले गया, तो यानी 600 रुपए में 10 किलो खरीद लिया नया रेट से, तो एक नया रेट हो गया 60 रुपए पर किलोग्राम। ऑप्शन सी। कहते हैं यदि एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है तो ग्राहक 140 रुपए में 5 और सेब खरीद लेता है। कहता है सेब की कीमत 30% कम हो जाती है तो 100 से हो गया 70, और पैसे ही दर क्या है, ठीक है। कहते हैं 140 रुपए में 5 और सेब खरीद लेता है, तो 140 का 30% निकालोगे मेरे भाई तो यह आएगा 42, यानी इस 42 रुपए की वजह से वो मेरे भाई 5 सेब और खरीद ले रहा है। तो एक सेब की कीमत है 8.4 रुपए। तो कह रहा है सेब की कम हुई कीमत याद करें, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 8.4 रुपए पर किलोग्राम। अब इस सवाल को पढ़ते हैं, तो कह रहा है भाई 15% की कीमत में कमी आ गई, इसलिए 1275 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक पाउडर खरीद सकता है। कहता है फाइंड दी ओरिजिनल प्राइस। क्लास में बताया था कि ओरिजिनल प्राइस जब पूछे तो ये मेथड मत लगाना, ये मेथड उतना सुंदर नहीं रहेगा। कि मूल कीमत पूछा है, अगर मूल कीमत पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला मेथड अप्लाई मत करिए। फिर क्या करें? तो मेरे बच्चे 1275 को मारो गोली। पहले देखो 15% की फ्रैक्शन 3/20, यानी खर्चा 20 था तो अब हो रहा था 17, करना उतना ही है तो 3 की बढ़ोतरी। तो हम कहेंगे कि जी अगर पहले वो 17 किलो चीज ले रहा था तो अब उसे 3 किलो फालतू लेनी पड़ेगी खर्चा मेंटेन करने के लिए, लेकिन ले रहा है 5 किलो फालतू, तो 3 यूनिट 5 किलो, तो 1 यूनिट 5/3, तो 17 यूनिट 17 गुना 5/3, यानी एक्चुअल में इतने किलोग्राम उसकी ओरिजिनल कंजप्शन है। ये मेरे बच्चे उसकी मूल खपत है, ये उसकी मेरे बच्चे मूल खपत है। हाँ जी। अब मुझे बताओ कि भाई 1275 रुपए का खर्चा था और इसमें जो चीज हम परचेज कर रहे थे वो 17 गुना 5/3 किलो, 3 किलो पलट के ऊपर, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 17 एकम 17, 17 5 85, 15 थी 45, यानी ओरिजिनल प्राइस जो था वो 45 रुपए पर किलोग्राम था। अगर आप इसे उस वाले मेथड से करें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि उसमें करंट प्राइस आ जाएगा, फिर उससे आपको ओरिजिनल प्राइस पे जाना पड़ेगा। मैं उससे भी इस सवाल को कराता हूं, ध्यान से देखना। हम दोनों ही मेथड को अप्लाई करेंगे। तो इसको हम कर ऐसे सकते थे कि भाई 15% की कमी हो गई कीमत में, तो 1275 का 15% निकाल लो, तो 15% आया 3/20, तो इतने रुपए की बचत उसके पास हो गई। इस बचत की वजह से मेरे भाई वो 5 किलो चीज फालतू खरीद गया, तो 1 किलो चीज इतनी, तो ये आ गया मेरे बच्चे रुपीस पर किलो करंट प्राइस। ये है मेरे प्यारे बच्चों करंट प्राइस, है ना। हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए ओरिजिनल प्राइस। अब कह रहा है जी जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था? 15% कम था, यानी ओरिजिनल प्राइस
करंट प्राइस से 15% कम था, यानी 3/20, यानी करंट प्राइस अगर 20 है तो ओरिजिनल प्राइस नहीं, ओरिजिनल प्राइस अगर 20 था तो करंट प्राइस 3 कम यानी 17। आपने कहा ये बात भी सही है यार। तो मेरे भाई ये वाली जो वैल्यू है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है किसको? करंट प्राइस को। तो करंट प्राइस 17 यूनिट, इसको तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 17, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी गुना 20, ये आ जाएगा करंट। 20 से 20 गया, इससे काटा 15 था, 15 थी 45। तो आप कर ऐसे भी सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की हमारी स्पीड है कि हम किस तरीके से करना बेटर समझते हैं। कह रहा है जी, चावल की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 450 रुपए में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करता है। 450 रुपए में 50 किलोग्राम अधिक चावल खरीद, तो मूल कीमत ज्ञात करिए। मेथड आपके पास है, मैं हमेशा इसको चूज करूंगा उस वाले मेथड से। 20% की कमी हो गई तो मतलब ये हुआ कि खर्चा 100 से 80 हो गया, करना उतना ही है, तो मेरे भाई 20 का इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, यानी 1/4। मतलब ओरिजिनल कंजप्शन 4 है तो खपत अब 1 बढ़ानी पड़ेगी, जबकि एक्चुअल में बढ़ा रहे हैं 50 किलो, तो 4 यूनिट हो गया, 4 गुना 50 200 किलो, यानी मूल खपत जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 200 किलो है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मूल खपत 200 किलो है, और 200 किलो में हम चीज कितनी ले रहे थे? 450 ना, 200 किलो चीज 450 में ले रहे थे, तो सीधी सी बात है भाई, रेट कितना आया, भाग दोगे तो 20 दूनी 40, 2.25, यानी 2.25 रुपए। तो ये था मेरे बच्चे मूल कीमत। कहता है जी, किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी हो जाती है, इसलिए एक परिवार ने व्यय को समान रखने के लिए उस वस्तु खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। पहले खपत क्या थी? देखो जी, 25% की कमी हो गई तो यानी 100 से खर्चा हो रहा था 75 का, अब करना बाबू उतना ही है, यानी 25 का इंक्रीज करना होगा, यानी 1/3। मतलब ओरिजिनल कंजप्शन 3 यूनिट थी, तो अब उसे अपनी खपत में 1 यूनिट की वृद्धि करनी पड़ेगी, जबकि एक्चुअल में वृद्धि कर रहा है 20 किलो, तो 1 यूनिट 20 किलो है, तो 3 यूनिट 3 गुना 20 यानी 60 किलो। क्लियर है यहां तक की बात? नहीं, पहले खपत कितनी थी बस यही पूछा है, तो 60 किलो थी, ओरिजिनल कंजप्शन 60 किलो थी। देखिए यार, सवाल में यहां पूछ रहा है कि भाई चीनी की वास्तविक कीमत क्या है। देखो यार, अगर डिटेल मेथड से कर रहे हो तो भी 1200 रुपए कीमत थी, कीमत 12% घट गई, तो इतनी इस कीमत की वजह से वो 7 किलो अधिक खरीद रहा है, तो यानी ये हो गया ओरिजिनल प्राइस 1 किलो चीनी का राइट नाउ, है ना, करंट का। लेकिन कह रहा है जी ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो बाबू 12% की कमी, 12% की फ्रैक्शन 3/25, मतलब ओरिजिनल प्राइस अगर 25 था तो अब तो करंट प्राइस जो हो गया वो 3 घट के कितना हो गया 22, तो भैया 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, ये करंट प्राइस था, तो 25 की वैल्यू कितनी? ये मेरे बच्चे मेरा सवाल है। अब बाबू कैलकुलेशन में दिमाग दौड़ाना है, आओ क्या करें क्या ना करें, कैसे मुश्किल है। देखो यार, ना तो यूनिट डिजिट लगेगा, ना आपका डेसिमल का कोई फंडा इस्तेमाल होगा, ना डिजिटल सम। क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में आंसर है। दिमाग दौड़ाना कैसे? देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, 2 6 12, 2 11 22, 25 6 150, 15 12 180, ऊपर आया 1800, और नीचे आया मेरे बच्चे 11 7 77। या तो मैं डिटेल में भाग दूं या थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके देखता हूँ। अप्रोक्सीमेशन इसलिए करने की सोच रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, बचा कितना 7, 11 छिक 66 4, 11 3 33, बचा कितना भाई 33 7, तो 11 छिक 66, तो ये आया लगभग आंसर ही आया। 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, बचा कितना जी 2, तो 7 3 21, बचा 2, 7 3 21, यानी लगभग 23.3 के आसपास। तो 23.3 के आसपास मेरे बच्चे ऑप्शन है, यानी 77 को बात भाग दो 11 और 7 के साथ हमने इसे टैकल कर लिया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।